हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि गाजा बोर्ड ऑफ पीस क्या है और इसमें कौन कौन से पक्ष शामिल हो सकते हैं और इसकी सफलता या असफलता के पीछे क्या चुनौतियां हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि गाजा एक सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। जहां पर गाजा स्ट्रिप में चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस जैसे विचार सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास वास्तव में शांति ला सकता है या फिर एक इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग लेवल का अशांति का मैसेज है, या फिर जो इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या उसको अंडरमाइन करने का एक तरीका है, या कह सकते हैं कि जो रूल बेस्ड जो पावर सिस्टम है, बल्कि वो पावर बेस्ड सिस्टम शिफ्ट होने का एक तरीका है। इस चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आइए हम लोग अपने वीडियो की ओर चलने का कोशिश करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 195 कंट्रीज है, ठीक, जिसमें से आपको ये मालूम होगा कि 193 जो कंट्री है यूएन के अंतर्गत लिस्टेड है। लेकिन जो दो कंट्री है यूएन के अंदर जो है ऑब्जर्वर स्टेटस में है, ऑब्जर्वर स्टेटस है। आप जानते होंगे पहला जो वर्ल्ड का, ठीक ना, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। दूसरा नंबर पर अगर बात करें वो है फिलिस्तीन। ये दोनों जो कंट्री है, इस कंट्री का यूएन के अंतर्गत ऑब्जर्वर स्टेटस है। आप इसको तो जानते होंगे। उससे पहले हम लोग गाजा का मुख्यतः बात समझने से पहले कुछ बातें हैं जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आए दिन बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो आइए उससे पहले हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मूल टॉपिक पर आएंगे। क्योंकि अपना पॉइंट क्या है, चीज़ों को समझना है कि अपने एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आप जानते हैं कि जो फिलिस्तीन है और जो गाजा है, ठीक ना, जो फिलिस्तीन और गाजा जो अब आप देखिएगा तो ये एक एशियन कंट्रीज है, ठीक ना, एशिया के अंतर्गत आने वाले कंट्री है। आप देख रहे हैं ये इलाका, ठीक ना। तो आप यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने ये जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला, ठीक। इसी इलाका को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इलाका को इजराइल, ठीक ना, इजराइल, सॉरी, इजराइल बोलते हैं। और इसी इजराइल के साथ दो रीजन है, एक को हम लोग बोलते हैं गाजा स्ट्रिप और एक को बोलते हैं हम लोग फिलिस्तीन, या इसी को हम लोग फिलिस्तीन नहीं बोलते हैं बल्कि वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक ना। फिलिस्तीन कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है बल्कि वेस्ट बैंक है। आइए हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। आप ये देख रहे हैं मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन ये आ चुका है कि जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में जो कंट्रीज है उसका नाम बताइए। तो आपको एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जो निमोनिक्स है आप समझ लीजिए, उसको आप याद रखिए सिल्ट। क्या है, सिल्ट। आप इसको याद करने के लिए सिल्ट याद रखिए। कैसे, देखिए, एस से क्या हो जाएगा, एस से आपका सीरिया, ठीक ना, एस से सीरिया हो जाएगा, आई से इजराइल हो जाएगा, ठीक है, एल से, एल से लेबनान, लेबनान, और टी से टर्की। आप देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये टर्की हो गया, ये सीरिया हो गया, उसके बाद लेबनान हो गया और इजराइल हो गया। ये तो साइप्रस जो है एक आइलैंड है, ठीक ना, साइप्रस आइलैंड है मेडिटेरियन सी के अंतर्गत। आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा, ठीक है। और आगे हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो ठीक।
इसको डिलीट करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। एक और बात समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ से ये भी चीज़ दिख गया होगा कि जो इज़राइल है, इज़राइल से भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इज़राइल से कौन-कौन से देश बॉर्डर टच करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर में जो इज़राइल है, इज़राइल से यहाँ, ठीक ना? तो इज़राइल के सबसे जो ऊपर वाला सेक्शन है लेबनान, जस्ट उसके बगल में ये वाला इलाका आप देखिएगा, ये वाला यहाँ से ऐसे जो भी आ रहा है, तो ये है सीरिया, ठीक ना? ये हो जाएगा सीरिया। उसके बाद ये हो जाएगा जॉर्डन, ठीक है? जॉर्डन क्यों? जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी की वजह से इसका पड़ा। उसके बाद ये जो सिनाई पेनिनसुला है, ये है इजिप्ट का, ठीक ना? तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, LSJE, ठीक ना? JE, या आप ऐसे लिखा एस जेल याद रख लीजिए। क्या नाम याद रखिएगा? एस जेल, ठीक? एस जेल, एस जेल समझ गए? एस से सीरिया हो जाएगा, जे से जॉर्डन हो गया, और ई से आप समझ गए होंगे इजिप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एल से लेबनान, नॉन, ये जो कंट्री है जो किसके साथ बॉर्डर बनाता है? इजराइल के साथ बॉर्डर बनाता है। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा अगर आने की कोशिश जियोग्राफिकल पैटर्न पर देखें, तो देखिए आप ये इलाका देख रहे हैं ना, ये वाला इलाका, ठीक? इस इलाका को हम लोग, इस इलाका को गोलन हाइट बोलते हैं। ये ऑलरेडी यूपीएससी जैसे एग्जाम में आ चुका है, इसको गोलन हाइट बोलते हैं। ये गोलन हाइट क्या है भाई? ये पहले जो पार्ट है ना, सीरिया का पार्ट हुआ करता था ये गोलन हाइट। लेकिन जब एक बैटल होता है 1967 में, जिसको हम लोग बोलते हैं 7 डेज वार, 7 डेज वार, और इस 7 डेज वार में ना इजराइल उससे सीरिया से जीत लेता है, ठीक? तो ये जो अभी जो रीजन है गोलन हाइट, वो इजराइल के अंतर्गत आता है, आप याद रखिए यहाँ तक। दूसरी बात एक और बात करें, ये जो है इसको हम लोग एक, ये एक प्रकार का सी है, जिसको हम लोग थोड़ा सा इसको डिलीट करके समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लेक टिबरियाज। क्या बोलते हैं इसको? लेक टिबरियाज, टिबरियाज, ठीक ना? ये हो गया। यहाँ से देखिए, यहीं से एक नदी आ रही है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जॉर्डन नदी, जॉर्डन रिवर, ठीक ना? और जॉर्डन जॉर्डन रिवर की अगर बात करें, स्पेशलिटी क्या है? ये बॉर्डर बनाती है, किसके साथ बॉर्डर बना रही है? तो आप देख रहे हैं बॉर्डर किसके साथ बना रही है? ये बॉर्डर बनाएगा इजराइल के साथ, इजराइल हो गया। साथ ही अगर बात करें, अच्छा ये इलाका आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर ऐसे, ये है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक के साथ, वेस्ट बैंक, और साथ ही साथ जॉर्डन के साथ, ठीक ना? क्योंकि ये जो इलाका है जॉर्डन का इलाका है। आप देख लीजिए, यमन हो गया, यहाँ पर दमास्कस हो गया, यहाँ पर लेबनान की राजधानी जो है, आई थिंक बेरूत है, तो अब बेरूत का हो गया, ठीक? तो आपको सबका चीज़ें दिख रहा होगा, एक यहाँ तक पे क्लियरिटी हो गया। एक और चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड सी। क्या मैंने बोला? इसका नाम है डेड सी। डेड सी अगर बात करें, तो ये जो है ना एशिया का, ठीक, एशिया का डीपेस्ट पॉइंट है। डीपेस्ट पॉइंट समझ रहे हैं ना? समुद्र से भी मतलब ये नीचे जा रहा है, डीपेस्ट पॉइंट है। और एशिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन है? आपको ये भी पता होगा, हाईएस्ट पॉइंट कौन है? हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है ना? कितना? 84-25 ना, सॉरी कहाँ गया? हाँ, तो आप माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट समझ गए, ठीक है? डेड सी के बारे में एक और बात करें, तो ये जो है ना एशिया का सबसे खारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खारा को बोलते हैं ब्रेकिश ना, तो ब्रेकिश वाटर भी है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साल्ट मात्रा पाया जाता है, ब्रेकिश वाटर। तो ये भी आप एगो याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक तो क्लैरिटी हुआ होगा। आगे का जो अपना टॉपिक है, यहीं पर थोड़ा सा एक और समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, एक एक बात को, क्योंकि आप देखिए इसको आप मैप में बनाने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा तब समझ में आएगा और बढ़िया।
और अगर हम लोग देखें इस मैप के अंतर्गत आते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पर गोलन हाइट देख लिया। क्या क्या देखा हम लोगों ने? यहाँ गोलन हाइट देखा, फिर लेक टिबरियाज भी देखे, साथ ही अब अगर यहाँ पर एक और देखा हम लोगों ने, डेड सी देखा। ये आप देख लिए, ये एक नदी है जॉर्डन रिवर, ठीक। ये जॉर्डन रिवर ये जाकर डेड सी में जाकर क्या कर जाएगी, गिर जाती है, ठीक है। फाइनली यहाँ तक ये वेस्ट बैंक का जो राजधानी जो है कैप, यहाँ पर दो दो राजधानी दिखेगा, एक तो ईस्ट जेरूशलम, एक वेस्ट जेरूशलम। तो ईस्ट जेरूशलम जो है ये इसी वेस्ट बैंक जो है ना, वेस्ट बैंक का जो रूलर के तौर पर कोई काम कर रहा है तो वो है पीएलओ। क्या है? पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने क्या बोला? फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये है यहाँ पर अभी रूलर के तौर पर, ठीक है। आप यहाँ तक देख लें। अब एगो यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो इलाका है अब देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं गाजा स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? स्ट्रिप क्यों बोल रहे हैं? देख रहे हैं ना, स्ट्रिप जैसा है, एक पतली नैरो चैनल की तरह है, तो ये गाजा स्ट्रिप है, ठीक है। ये जो कंट्रोल्ड अभी जो किसके अंतर्गत है, तो ये जो कंट्रोल्ड है अंडर दी हमास। किसके कंट्रोल में है? ये हमास के कंट्रोल में है। बात समझ में? ये अभी हमास के कंट्रोल में है। वेस्ट बैंक किसके कंट्रोल में है? पीएलओ के कंट्रोल में है। आप अलग अलग समझ गए होंगे कि इसका हम बात क्या है। एक देखिए, यहाँ पर एक जो है हाइफा पोर्ट है। हाइफा पोर्ट पर, हाइफा जो पोर्ट है, आप अभी क्या देखिएगा कि जो अभी अडानी साहब है, ठीक ना, अडानी जो है, तो यहाँ पर अडानी यहाँ पर पोर्ट बनवा रहे हैं। कहाँ पर? हाइफा में, ठीक ना। तो ये हाइफा पोर्ट हो गया। एक और चीज़ देख लीजिए, ये जो गाजा है, गाजा किसके साथ ओपन अप है? मेडिटेरियन सी के साथ है, इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही आप देख रहे हैं इजिप्ट के साथ भी बॉर्डर शेयर हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर कल क्वेश्चन आता है तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। अगला जो बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और इस पर चलने का कोशिश करते हैं। आप एक और चीज़ देखिएगा, ये हो गया गाजा सिटी पूरे तरीके से। आप यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस है, ये वाला पॉइंट क्या है? राफा क्रशिंग। आप देख रहे हैं ना, ये राफा क्रशिंग, और यहाँ पर है इरेज क्रशिंग। देख रहे हैं, इरेज क्रशिंग इजराइल के साथ है, यहाँ पर जा रहा है। और राफा क्रशिंग जो है, ये किसके साथ है? इजिप्ट के साथ है जा रहा है। होप की बातें समझ में आ गया होगा। तो जो एग्जाम का क्रिटिकलिटी है, हम उसको समझाने का कोशिश किए। ये खान यूनिस हो गया। आप यहाँ पर एक और देखिएगा, बगल में रामाल्ला है, ठीक है ना, रामाल्ला। आई थिंक रामाल्ला यहाँ पर नहीं दिखा रहा। खैर ठीक है, चलिए। तो जो हम लोगों का इम्पोर्टेंट बातें समझने का था, हमने समझने का कोशिश किया। अब अपने आते हैं जो मेन क्राइसिस है उस पर, कि ये क्या चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। जिस तरीके से ट्रम्प साहब अभी रिसेंट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं, जिसमें से बहुत सारे अलग ही लेवल का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जनरेट हो रहा है। तो आप हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो आइए हम लोग समझते हैं उसकी बातों को। सॉरी, यहाँ से पहले इसको हटा लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो पीस आर्किटेक्चर और स्टेक होल्डर, पीस आर्किटेक्चर के तौर पर जो बात किया जा रहा है, सॉरी, जो आर्किटेक्चर के तौर पर बात किया जा रहा है, वो है आज के समय में गाजा, ठीक ना, गाजा पीस ऑफ बोर्ड, पीस ऑफ बोर्ड, ठीक ना। ये जो है आर्किटेक्चर किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो आप समझ लीजिए कि यूएस पैक्ट है, यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सब देखिए क्वेश्चन छोटा छोटा रहेगा, कुछ भी पूछा जा सकता, हो सकता है कि पूछ दे कि ट्रम्प ने जेडी बेंस ने दिया हो, तो ये भी आपको समझना है। क्योंकि बीपीएससी जैसे एग्जाम में या कोई छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उसमें ये सारी पूछे जाते हैं। अब बात आ रहा है कि स्टेक होल्डर कितना है, तो अभी रिसेंट में तो ऐसा हो रहा है कि 60+ कंट्रीज का अभी इसमें दावेदारी ट्रम्प बुलावा दे रहे हैं। यहाँ तक आप ये भी जान लीजिए कि इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, इंडिया को भी इसमें इनवाइट किया गया है। अब एक और बात छोड़िए, एक और बात याद रखिए कि इंडिया को तो छोड़िए ना, रसिया को भी, ठीक ना, रसिया को भी ट्रम्प ने इनविटेशन दिया है। किसमें? ये इस पीस टॉक के अंतर्गत। तो आप समझ सकते हैं कि
क्या है, एक बड़े लेवल का यहाँ पर प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया जा रहा है, ठीक ना? जैसे कि आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन भी जा रहा है, अरब लीग भी उसमें गया है, शामिल होने के लिए इन्विटेशन किया गया है। और एक और देखें इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें यूएन भी जा रहा है। मतलब जो काम यूएन को करना चाहिए, ठीक ना? वो काम यूएन ना कर कर बल्कि कोई दूसरा एक छोटा पैरेलल बॉडी को क्रिएट किया जा रहा है और उसको उसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है। अरे यूएन का तो यूएन यूएनएससी है ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके द्वारा तो काम होता। ये भी एक तरीका हो सकता था, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बड़ा-बड़ा प्लेटफ़ॉर्म क्रिएटेड है, ऑलरेडी एक्जिस्टेड है, बल्कि आप उसको अंडरमाइन करके किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं पैरेलली। तो करना क्या चाह रहे हैं कि जो ऑलरेडी एक्जिस्टेड इकोसिस्टम है या जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, आप उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। कहीं न कहीं यही है, तो इस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे। ख़ैर आइए यहाँ पर देख लेते हैं अपने बात को। कोर इश्यू और ऑब्स्टेकल क्या है इस जो पीस प्लान के अंतर्गत, ठीक ना? देखो भाई, इस पीस बोर्ड का जो कोर इश्यू और ऑब्स्टेकल देखोगे तो 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बेसिस पर देखो और एक आप इंटरनेशनल लेवल पर देखो। तो देखो, जब इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बेसिस पर आप देखने का कोशिश करोगे, तो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे कि जो कोई भी नो यूनिफाइड जो फ़िलिस्तीनियन जो लीडरशिप है, वहाँ पर दिखेगा नहीं। फ़िलिस्तीन का जो यूनिफ़ाइड कोई लीडरशिप दिखेगा नहीं, क्योंकि फ़िलिस्तीन में देखोगे कि छोटी-छोटी जो पार्टियाँ हैं, जो लीडर्स हैं, वो सेग्रेगेटेड मैनर में हैं। अलग-अलग अलग में ब गाज़ा में हमास है, आप वेस्ट बैंक में जो फ़िलिस्तीन है, अब वहाँ पर तो दोनों अलग-अलग है, वो कहता है एक-दूसरे को ब्लेम करते रहता है। तो चीज़ें तो वहाँ पर चीज़ दिख नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं उस पीस टॉक को मानने में भी बड़ी इश्यू हो सकता है। वो मान सकता है और नहीं भी मान सकता है। दूसरी बात, सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है इज़राइल का। सिक्योरिटी कंसर्न कैसे भाई? कि अब आप क्या कर रहे हो कि ये जो मामला है बायलैटरल सॉल्व होना चाहिए, ठीक ना? वो बायलैटरल ना होकर उसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो रहा है। तो कहीं न कहीं जो उसमें डोमिनेटिंग जो कंट्री है या जो उनके वहाँ का जो रीजनल जो पॉलिटिक्स है, आप उसको डोमिनेट कर थे अंडरमाइन कर रहे हो, तो वो भी एक बड़ा इश्यू क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सिक्योरिटी कंसर्न है किसके लिए? इज़राइल के लिए। दूसरी अगर बात करें, तो जो जेरूशलेम का स्टेटस की बात होगी। जेरूशलेम का स्टेटस क्या है? सबसे बड़ा चीज़ है वहाँ पर मामला ये जनरेट क्यों हुआ है? जनरेट यानी मुख्य रीज़न क्या है? तो मुख्य रीज़न यही है, जेरूशलेम का स्टेटस। लड़ाई जो हुआ है 22 फरवरी 2022 से 22-23 से, ये क्या कंसर्न है? मेन यही है ना, जेरूशलेम का जो एरिया है, वहाँ पर सिटी राजधानी की जो, तो जेरूशलेम का स्टेटस क्या होगा? ये किसके पास जाएगा? फ़िलिस्तीन के पास जाएगा या इज़राइल के पास जाएगा या फिर इसका दो भाग में डिवाइड होगा? ये भी बड़ा कंसर्न है। चौथी नंबर पर आप देखोगे, वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन गाज़ा। आप जिस तरीके से गाज़ा के अंतर्गत आप देख रहे हो कि जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा, वहाँ पर लोग खाने के लिए अजीब तरीके से मर रहे होंगे। आप न्यूज़पेपरों में देखे होंगे उनकी कटिंग्स, या आप बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पर देखे होंगे कि एक अलग तरह की वहाँ पर क्रिएशन हो गई है। वहाँ पर जिस तरीके से आदमी का डेथ हुआ, जिस तरीके से बच्चों का डेथ हुआ है, जिस तरीके से महिलाओं का डेथ हुआ है, वहाँ पर तो ये देखकर ये फ़ील होता है कि लग रहा है कि इस दुनिया में कोई मतलब ह्यूमैनिटी नाम का कुछ चीज़ ही नहीं रह गया है। या कह सकते हो कि मतलब गॉड का भी एक्जिस्टेंस पर क्वेश्चन आने लगा है कि हो क्या रहा है भाई? अगर कोई गॉड है, आप अभी देखे होंगे कि जो जावेद अख्तर साहब हैं, उन्होंने यहाँ तक ले क्वेश्चन उठा दिया गाज़ा के जिस तरीके से क्राइसिस हो रहा था, तो उन्होंने गॉड पर भी क्वेश्चन उठा दिया कि कोई मतलब गॉड भी है या नहीं? चलिए आगे अगला देखिए। दूसरा का चीज़ है रिफ्यूजी क्राइसिस, 5वां चीज़ है आप देखिएगा रिफ्यूजी क्राइसिस। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि मैंने राफ़ा क्रॉसिंग का बात भी बोला, ठीक ना? आप राफ़ा क्रॉसिंग पर देखने की कोशिश कीजिए। राफ़ा क्रॉसिंग पर क्या दिखा रहा था? आपको राफ़ा जो क्रॉसिंग है, आपको एक चीज़ दिखा होगा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहा था? अलग लेवल का, मतलब एक कहा जाता है ना कि जिस तरीके से यहाँ पर माइग्रेशन हो रहा है और जिस तरीके से रिफ्यूजी का क्राइसिस हो रहा है, अब ये जो इलाका है, इजिप्ट वाला इलाका है, मतलब एक अलग लेवल का परेशानी से झेलना शुरू कर दिया है, इजिप्ट का।
यहाँ पर इतना ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया है कि वहाँ पर सर्वाइवल का मतलब सिनाई पेनिनसुला वाला जो रीजन है, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कहाँ क्या सिनाई पेनिनसुला, तो ये आप यहाँ पर देखो, ये जो इलाका है ना इसको हम लोग सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। और यहाँ पर ना अलग ही लेवल का क्राइसिस जनरेट हो गया है। ये जो इलाका में आप देखोगे तो खतरनाक लेवल का है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशूज है। तो वहाँ पर रिफ्यूजी क्राइसिस होता है तो बहुत अलग ही एक कहते हैं कि इंटरनल इन सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा थ्रेट आने लगता है। एक एक बड़ा ये भी इशू है। आ जाओ अगला जो कंसर्न है अपने पास चैलेंजेज है सेटलमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ बॉर्डर। अब देखो जिस तरीके से बॉर्डर का जिस तरीके से इजराइल ने गाजा पर अटैक किया और उनके कुछ जो रीजन्स है वो अपने अंदर ले लिया, तो वो भी क्या सेटलमेंट और एक्सपेंशन और बॉर्डर का लेकर बड़ा इशू है कि क्या होगा किस तरीके से होगा। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने छोटा-छोटा जो क्राइसिस है, गाज़ा और फ़िलिस्तीन और साथ ही साथ इज़राइल के साथ है जो इश्यू है, उसको समझा। लेकिन अब जो हम लोगों के साथ आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या इश्यूज़ हो सकता है। इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हो सकता है, जो पीस बोर्ड जो क्रिएट किया जा रहा है ट्रम्प के द्वारा। तो देखो, पहला इश्यू तो ये है कि भाई आपके पास ऑलरेडी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप उसको क्यों अंडरमाइन कर रहे हैं? जैसे यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है। आप इस मामला को वहाँ पर नहीं ले जाकर आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप लेके जा रहे हैं एक अलग ही प्लेटफ़ॉर्म पर, एक पैरेलल प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो ऑलरेडी वर्किंग जो फंक्शनेबल जो इंस्टीट्यूशंस है, आप उनकी पावर को या उनकी लीगेसी को अंडरमाइन कर रहे हो या फिर आप उनको काम करने नहीं दे रहे हो, यही कर रहे हो, ये भी एक इश्यू हो सकता है। दूसरी बात, इवन जो यूएस है, आपको पता है, यूएस का जिस तरीके से इंटरेस्ट चलता है, यहाँ आप जानते हैं कि हेनरी किसिंजर जो हैं, आप उनको ऑलरेडी जानते होंगे, वो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं ना, उन्होंने कहा भी था कि जो यूएस का जो फॉरेन पॉलिसी होता है, वो जो टेम्पररी चीज़ है और वो जो गाइडेड बाय जो होता है ना, नेशनल इंटरेस्ट के थ्रू गाइडेड होता है। तो मतलब क्या है, आप यहाँ पर ये बताना चाह रहे हो कि आज हमारा नेशनल इंटरेस्ट दिख रहा है और हम उस नेशनल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ट्रम्प साहब जो है टैरिफ, टैरिफ, टैरिफ हर जगह चिल्ला रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जिस तरीके से इनका लीडिंग एक्टिंग जो दिख रहा है, वो कल जाकर फ्यूचर में और बड़ा क्राइसिस क्रिएट सके। तो ये जो उनका अभी जिस तरीके से बिहेवियर है इंटरनेशनल फोरम पर अब वो एक्सेप्टेबल ना हो सके। तो ये भी एक बड़ा हेजेमोनी क्रिएट कर सकता है। और दूसरा और अगर प्रॉब्लम देखें, तो प्रॉब्लम के तौर पर आप देखिएगा कि फंक्शन ऑफ बोर्ड नॉट क्लियरली डिफाइंड। जो आप बोर्ड बना रहे हो, उसका क्या फंक्शन होगा? क्या उसका क्राइटेरिया होगा, ठीक ना? किस तरीके से वो अपना जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का प्रोसेस रखेगा, ये भी चीज़ें प्रॉपर ढंग से डिफाइंड नहीं है। तो वो कहीं न कहीं ये एक बड़ा ये भी एक इश्यूज़ है, ठीक है? और आप देखो, आप अगर और देख रहे हो कि जो मेंबर शुल्क आप देख रहे हो क्या कि आप पीस टॉक कर रहे हो। तो जब पीस टॉक कर रहे हो, ठीक है? साथ ही आपका ये भी एजेंडा है कि हमको रीसेटलमेंट करना है गाज़ा को। तो मेरे भाई जब गाज़ा को रीसेटलमेंट कर रहे हो, साथ ही साथ पीस टॉक कर रहे हो, तो आप उस पर मेंबरशिप पर आप कर क्या रहे हो? फंडिंग लगा रहे हो। तो कहीं न कहीं मेंबर्स फी जो ले रहे हो, ये सारे कंट्री वायबल नहीं ना है। आप $1 बिलियन एज़ अ मेंबर फ़ी ले रहे हो, जो छोटे नेशंस है, तो वो तो पार्टिसिपेट होंगे नहीं, जो इसमें समर्थ होगा वही जाएगा। तो कहना चाह रहे हो कि जो छोटे कंट्री है हम उनकी पावर और उनकी जो इकोनॉमी है उसको हम अंडरमाइन कर रहे हैं और बड़े लोगों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं है जो आप कर क्या रहे हो? सोस मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल सिनेरियो है, आप उसको क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। तो ये क्या हो रहा है? कहीं न कहीं एक बड़े लेवल का क्राइसिस फर्दर जनरेट कर रहा है, राइट? यहाँ पर यही हो रहा है। तो एक चीज़ आप देख रहे हो कि ये इसका मतलब इश्यूज़ है, किसका? बोर्ड ऑफ पीस का। आ जाओ, अब हम लोग थोड़ा-सा और देखते हैं कि यहाँ तक तो हो गया, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि अभी तक में अब तक जो भी हुआ है
गाजा के अंतर्गत, उसको लेकर क्या-क्या एफर्ट किया गया है। जो 22 फरवरी हम लोग देखे हैं ना कि 22 फरवरी 2023 आई थिंक आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 महीना बाद उसका होने वाला होगा, 3 साल के आस-पास होने वाला है। तो आप देख लो कि अभी तक रिसेंट एफर्ट क्या किया गया है। तो यूएन के द्वारा, ठीक है ना? यूएन के द्वारा क्या किया गया है, वहाँ पर क कितने बार सीज़ फायर जैसा बातों को रखा गया है। साथ ही जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जैसा कुछ बनाया गया है, जहाँ पर उनको एड दिया जाए। ठीक ना? उनको जो जो खाने का जो चीज़ें हैं, जो है जो या फिर मेडिकल इक्विपमेंट हो, वो भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो वो भी कहीं न कहीं हेल्प किया जाए। जैसे कि इंडिया ने भी वहाँ पर प्रॉपर ढंग से सपोर्ट किया है, फिलिस्तीन में और गाज़ा को भी और इज़राइल को भी इंडिया सपोर्ट करता है। बाद में हम लोग समझने की कोशिश करें। साथ ही एक और देखेंगे कि हम लोग वहाँ पर एक्सचेंज भी देखें। पेपर में बहुत सारे हम लोगों ने कटिंग्स देखे या पेपर में न्यूज़ में देखे कि जो प्रिज़नर्स होते हैं, जो होस्टेज हुए हैं, जो एयर होस्टेज वगैरह थे, तो उनको हम लोग वहाँ के लोगों ने एक्सचेंज भी किया है, आपने देखा होगा। ये अब तक ले ये चीज़ें हो चुका है। दूसरी चीज़ और चौथा चीज़ पर देखोगे कि प्रपोज़ल ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म फॉर गाज़ा। ये ऑलरेडी कितने बार आप देखे होंगे कि इस चीज़ों को लेकर यूएनएससी में भी बात चल चुका है। बहुत बड़े लेवल पर इसकी बात हुआ है कि कुछ हो, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बने गाज़ा के लिए। जिस तरीके से वहाँ पर गोलाबारी चली जा रही है, वो कहीं न कहीं कुछ हो, ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि उस चीज़ों को काम करे। आई थिंक इसी का आउटकम है, आज देखोगे कि गाज़ा बोर्ड ऑफ पीस या पीस ऑफ बोर्ड का स्थापना हो रहा है। अगला देखोगे कॉल फॉर टू नेशन सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी यूएनएसी में, ठीक ना? यूएनएसी में इंडिया ने भी इस बात को इंडोर्स किया है। साथ ही बहुत सारे इंडिया एलाइड जो भी कंट्री है या इंडिया लाइक माइंडेड जो भी कंट्री है, उसने इस बात को समर्थन दिया है टू स्टेट सॉल्यूशन के। ये आज से नहीं, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे, ठीक ना? या फिर उस उनसे भी पहले जो भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस बात को समर्थन देते आए हैं। किस चीज़ को? टू स्टेट सॉल्यूशन का। ठीक है? तो ये अब तक रिसेंट पीस एफर्ट किया गया है गाज़ा को लेकर। लेकिन हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है कि इंडिया का पोज़ीशन क्या है और टू स्टेट सॉल्यूशन क्या है? इंडिया का पोज़ीशन क्या है उस चीज़ को लेकर? तो इंडिया ने जो है टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। मैंने बोला कि आप एक बार ये बात सुने होंगे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने बोला भी है, ओपनली उन्होंने जाकर यूएनएससी में जाकर उन्होंने बोला कि हम गाज़ा को भी समर्थन देते हैं और हम इज़राइल को भी समर्थन देते हैं। ये बात ओपनली बोले हैं, ठीक है? यहाँ तक कि हमारे अभी जो ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है, उन्होंने इस बात को भी पूरे ओपनली इस चीज़ को प्रेस रिलीज़ करके बातों को सपोर्ट किया है। साथ ही अगर आप देखोगे इंडिया का क्या है पॉइंट, वो टेररिज्म को कंडेम करता है और सपोर्ट करता है। फ़िलिस्तीन जैसे सिविल उन वहाँ के जो सिविल्स राइट्स है, उनको भी सपोर्ट करता है। यानी कि हम टेररिज्म के तौर पर पहली बार एफर्ट किसने किया था? गाज़ा ने किया था, ठीक ना? तो हम टेररिज्म यानी कि हम गाज़ा को भी कंडेम कर रहे हैं कि भाई हम टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ है, हमने फ़िलिस्तीन को सिविल सपोर्ट राइट को देते हैं, समर्थन देते हैं कि नहीं उनका भी वहाँ पर राइट है। कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, हम उसके अगेंस्ट में हैं, तो इंडिया उसको भी मतलब कंडेम करता है। अगली अगर बात करें तो हम लोग देखे होंगे कि इंडिया जो है बहुत सारे वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है। आपने वहाँ से फूडिंग से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर, ठीक ना? और भी जो रिहैबिलिटेशन के लेकर मटेरियल चाहिए उसमें इंडिया ने पूरे जोरदार जोरदार के साथ वहाँ पर सपोर्ट किया है। तो आप इस चीज़ को देखे होंगे। अगला अगर देखोगे पॉइंट नंबर पर तो बैलेंस रिलेशन देखा गया है इंडिया का, ठीक ना? जैसे एक होता है ना, आप रियल लाइफ में देखोगे कि एक होती है कि वाइफ़ होती है और एक होती है गर्लफ्रेंड, ठीक ना? तो कहानी ऐसा है इंडिया के साथ है कि अब इंडिया किसको माने गर्लफ्रेंड और किसको माने वाइफ़, दोनों के लिए बड़ी सॉल्यूशन होता है। अब हमारे लिए या तो इज़राइल वाइफ़ के तौर पर है, तो कह सकते हैं कि फ़िलिस्तीन जो है
हमारे लिए गर्लफ्रेंड के तौर पर है, या तो गर्ल अगर अगर बोलोगे कि अगर जो फ़िलिस्तीन जो है हमारे लिए वाइफ़ के तौर पर काम करता है, तो इज़राइल हमारे लिए गर्लफ्रेंड के तौर पर काम करता है। मतलब ये हमारे लिए दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए जो है हमारे लिए बैलेंस अप्रोच के तौर पर रखा जाता है। कहने का मतलब यही है। लेकिन ये मत कहना अब कि भाई क्या दोनों रखना ज़रूरी है क्या? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। यहाँ पर रैशनल होकर सोचना होता है, लॉजिकल होकर सोचना पड़ता है। मतलब कि हमें दोनों लोगों को समर्थन देना है, किसी एक को नहीं। चलो आगे देखते हैं। अगला है इंडिपेंडेंट इज़राइल और फ़िलिस्तीन। ये 2 स्टेट जो सॉल्यूशन है, वहाँ पर इस चीज़ का हम लोग हमेशा से समर्थन दिए हैं, इंडिया वाले समर्थन दिया है। साथ ही एक और देखोगे कैपिटल ऑफ फ़िलिस्तीन। कैपिटल ऑफ फ़िलिस्तीन की जो बात है, ये बात ऑलरेडी इंडिया समर्थन देता है कि हम ईस्ट जेरूशलम को फ़िलिस्तीन का कैपिटल समर्थन मानते हैं। साथ ही आप एक और देखो कि गाज़ा और वेस्ट बैंक है, इसको यूनाइटेड अंडर द फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, इस चीज़ को भी इंडिया समर्थन देता है। तो हम लोगों का ये अभी तक ओवरऑल इंडिया का स्टैंड रहा है इससे रिलेटेड इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मुद्दों पर। अगर हम लोग थोड़ा-सा और बात समझते हैं कि इंडिया का साथ ही जो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, जो अभी जिस तरीके से गाज़ा का जो पीस ऑफ बोर्ड बन रहा है उसके लेकर। तो देखो, उसके लिए क्या होना चाहिए, परमानेंट सीज़ फायर अंडर द यूएन सुपरविज़न, ठीक ना? ये जो हम लोग पा पीस ऑफ बोर्ड बना रहे हैं, चाहे जो भी बना रहे हैं, खैर वो भी ठीक है। कोई मानना है कि देखो रीजनल मल्टीलैटरलिज़्म होना चाहिए, जैसे आसियान है, सार्क है ना? बिम्स्टेक है। तो ये जिस तरीके से छोटा-छोटा रीजनल है, होनी चाहिए नो डाउट, बट उसमें जो जिस तरीके से उसका मतलब कहा जाए कि उसका पोलराइज़ेशन ना हो, ठीक ना? इंटरनेशनल पोलराइज़ेशन ना हो, साथ ही वहाँ पर मल पावर बेस्ड सॉल्यूशन ना निकले, वहाँ पर रूल बेस्ड सॉल्यूशन निकले, रूल बेस्ड मल्टीलैटरलिज़्म का ग्रोथ हो, तो वो बेहतर होता है, ठीक है? अब आगे आगे समझने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा विथ इंटरनेशनल फंडिंग। ये सही बात है, इसमें फंडिंग का एक और है, तो आप क्राइटेरिया सेटिंग कर दो, या फिर कह सकते हो कि एज़ पर इनवॉलंटरी फीचर के तौर पर रखो, ठीक ना? आप एज़ ए मेंबरशिप के तौर पर ये बता रहे हो कि भैया $1 बिलियन आप डोनेट करो और तब इसका मेंबरशिप बनो, तो कहीं न कहीं आप ये भी कह रहे हो कि जो इच्छुक कंट्री है, उसको पार्टिसिपेशन में आप उसको रोक रहे हो, तो ये भी कंसर्न है। तो करना क्या चाहिए? तो करना ये चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ गाज़ा विथ इंटरनेशनल फंडिंग, और फंडिंग कैसा होना चाहिए? वॉलंटरी फंडिंग होना चाहिए। बात समझ में आया? यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे देखते हैं, जो फ़िलिस्तीनियन पॉलिटिकल यूनिटी कहने का मतलब है कि जिस तरीके से गाज़ा सेपरेटेड है, ठीक है ना? जिस तरीके से आप देख रहे हो फ़लस्तीन सेपरेटेड है, तो आप वो दोनों मिलकर, ठीक ना? दोनों मिलकर आओ, इस प्लेटफ़ॉर्म पर बैठो और इस चीज़ को पीस, ठीक ना? मतलब टेबल टॉक हो। बैठकर टेबल टॉक वाली बात हो तब अच्छी रहेगी। अगला बात जी देखें, द रिवाइवल ऑफ पीस टॉक बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर। आप ये भी चाहिए 1967 में जो बैटल होता है 7 डेज़ वार वाला, आप उसके बेसिस पर जो बॉर्डर का सॉल्यूशन निकले तो ही सही है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर जिस तरीके से इज़राइल ने फ़िलिस्तीन का और गाज़ा का जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया है, और अगर कल जाकर इज़राइल ये कहने लगे कि हम यहाँ तक लेंगे, और ये जो फ़िलिस्तीन कहने लगे या गाज़ा कहने लगे कि हमारा यहाँ तक होगा, तो ये तो सॉल्यूशन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 1967 का जो बॉर्डर अब तक ले बना हुआ है, उस बॉर्डर के इसी बेसिस पर हो, तो कहीं न कहीं वो सही रहेगा। एक और बात, अकाउंटेबिलिटी हो अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। जिस तरीके से भाई गाज़ा के अंतर्गत और जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के अंतर्गत क्राइसिस देखने को मिला है, और मतलब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर जिस तरीके से वहाँ पर लॉसेज हुआ है और चीज़ें दिखाई दिया है, आई होप कि बहुत ज़्यादा मतलब लग ही नहीं रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी एग्ज़िस्ट करता है। तो ऐसा होना चाहिए, जो अकाउंटेबल हो, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन को फ़ॉलो करे, ठीक है? साथ ही अगर अगर देखें तो यूएन बेस्ड मल्टीलैटरलिज़्म का फ़ॉलो हो, ठीक ना? यहाँ पर मल्टीलैटरलिज़्म की बात किया जा रहा है, जो कि यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो और यूएन के द्वारा उसको प्रस्तापित किया गया हो,
ठीक ना? किसी एक कंट्री के द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा हो, वो थोड़ा-सा मतलब कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप या हेजेमोनीशिप, या कह सकते हो कि सिंगल पावर जैसा ये वर्ल्ड लेवल पर हेजेमोनी दिख रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। तो हम लोगों का ये वीडियो यहाँ तक रहा। अ, आप बताइएगा हमको कि प्लीज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हम आपके फीडबैक के लिए थोड़ा-सा कोशिश करेंगे, और भी कोशिश होगा तो ऐसे हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आगले हम अपने वीडियो में चीज़ों को रिफ़ाइन करते रहेंगे। आपको यहाँ तक के लिए धन्यवाद, और देखते रहिए। मैं आगे, और चैनल जो है आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे जो भी वीडियो आएगा आपको अपडेट मिलते रहेगा। धन्यवाद यहाँ तक के लिए।